अभी अभी क्लास 10 बोर्ड खत्म किए हैं और अब तुम जेई प्रिपरेशन के लिए गियर अप कर रहे हो। दो मेजर चीजें हैं जिन पर डिसीजन लेना है। नंबर 1 कोचिंग, जिसके लिए हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन नंबर 2 पे कोई बात नहीं कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डमी स्कूल लेना चाहिए या फिर रेगुलर स्कूल लेना चाहिए? कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है? देखो, मेरा नाम यश रंजन मिश्रा है, मैं आईआईटी इंदौर से ग्रेजुएट हूँ। पिछले 7 साल से हजारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ आईआईटी एनआईटी जाने में। मैंने खुद डमी स्कूल लेके आईआईटी क्रैक किया था। वहीं मेरे बहुत सारे दोस्त जो भी आईआईटीएन हैं उनने रेगुलर स्कूल भी किया था। तो मैं परफेक्ट पोजीशन में हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए किस सिनेरियो में तुम्हें डमी स्कूल लेना चाहिए, किस सिनेरियो में तुम्हें रेगुलर स्कूल लेना चाहिए। तो अगर तुम इस बात पे कंफ्यूज हो तो वीडियो एंड तक देखना। आई विल मेक श्योर कि इसके अलावा तुम्हें कोई भी वीडियो देखनी ना पड़े डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल पे। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने रेगुलर स्कूल करके डमी स्कूल में शिफ्ट किया था, वो पूरी जर्नी बताऊंगा। दूसरे नंबर पे डमी स्कूल के बेनिफिट एंड नुकसान भी बताऊंगा। तीसरे नंबर पे रेगुलर स्कूल के नुकसान ज्यादा है लेकिन बेनिफिट भी है कुछ, वो भी बताऊंगा। और फोर्थ नंबर पे तुम्हें कौन सा चूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना सो दैट मेरे एफर्ट्स भी काम आए एंड हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रीच कर पाए। आईआईटी गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए एंड ये हमें मोटिवेशन दे बेस्ट कंटेंट को बनाने के लिए। आगे बढ़ो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम में से काफी सारे बच्चे हैं जो इस वीडियोस को देखते हैं, नॉलेज लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब इज अ मोटिवेशन टू मी एंड मोर इंपॉर्टेंटली मेरी टीम के लिए मोटिवेशन है कि वो ऐसा अच्छा कंटेंट बनाते रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं मैंने डमी स्कूल क्यों लिया। देखो, मैंने जब मेरी जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने एक लोकल कोचिंग में एनरोल किया था एंड मैंने क्लास 11 फुल टाइम मेरे ही स्कूल में, जहां तक मैं क्लास 10 कर रहा था वहीं पे एनरोल कर दिया था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मेरी जो लोकल कोचिंग थी वहां 6 घंटे का शेड्यूल था पूरी क्लासेस का, और साथ ही साथ मेरा जो स्कूल था वो बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहा था छुट्टी के लिए। When I say छुट्टी के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, दैट वाज कि 75% नहीं, उन्हें लगभग 90% से ऊपर अटेंडेंस चाहिए होती थी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा था। जब मैंने क्लास 11 रेगुलर ज्वाइन किया था, मेरा एम ये था कि मेरे को एटलीस्ट सिर्फ 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी और उससे मेरा काम चल जाएगा, मेरी प्लानिंग हो जाएगी, मेरे को सेल्फ स्टडी के आवर्स मिल जाएंगे। बट स्कूल वाले रिलेक्टेंट हो गए कि 75% हमारा क्राइटेरिया नहीं है, हमारा क्राइटेरिया है 90% से ज्यादा अटेंडेंस का। 90% अटेंडेंस मेंटेन करने के बाद भी हर हॉलीडेज के रिटन अप्रूवल लेने पड़ते थे, और साथ ही साथ अगर आपने किसी दिन स्कूल मिस किया है तो आपको अपनी डायरी में क्लास 11 पे भी बताना पड़ता था, पेरेंट्स से साइन कराने पड़ते थे कि रीजन फॉर एब्सेंस क्या है। इसके साथ साथ टीचर्स में थोड़ा टॉक्सिक माहौल था उन बच्चों के लिए जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड बिल्कुल भी वो स्कूल टाइम में रूम नहीं देते थे किसी भी चीज को पढ़ने का। कोई जेईई की किताब नहीं खोल सकते, सिंगेज नहीं खोल सकते, कोचिंग के मॉड्यूल तो खोल ही नहीं सकते, वो आपको पिन पॉइंट कर देंगे, पिक कर लेंगे। ये सारी चीजों को देखते हुए मैं 1 से 1.5 महीने स्कूल गया, बट देन आई डिसाइडेड कि ऐसे मैं जेईई नहीं क्रैक कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है शेड्यूल और स्कूल बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो मैंने नॉन स्कूलिंग में शिफ्ट कर लिया। ये हो गई मेरी बात। लेकिन तुम्हें एक चीज को ध्यान रखना है कि इंडिया के बहुत सारे स्कूल में यही सिस्टम है, यही पैटर्न है। पता नहीं क्या दिक्कत है स्कूल के टीचर्स को कि उनको जेईई एस्पिरेंट्स पसंद ही नहीं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स पसंद ही नहीं, और जब वही एस्पिरेंट आईआईटी क्रैक करते हैं तो वो उनके नाम पे मार्केटिंग करते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। अब समझते हैं कि रेगुलर स्कूल क्या होता है और डमी स्कूल क्या होता है। रेगुलर स्कूल तो नाम से समझ में आ रहा है कि आपको स्कूल जाना है, आपको एक अटेंडेंस मेंटेन करनी है, सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, लैब, एग्जामिनेशन सब आपको देने हैं, और आप जैसे 10th तक स्कूल में पढ़ते आ रहे हो वैसे 11th 12th आपका स्कूल में होगा। 12th जैसे 10th का बोर्ड हुआ था वैसे ही होता। अब डमी स्कूल क्या होता है? यार, डमी स्कूल बेसिकली ना एक जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली कुछ स्कूल आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं ऑन अटेंडेंस फ्रंट, लैब रिपोर्ट, असाइनमेंट्स, एंड वहां भी आप ऑलमोस्ट रेगुलर ही पढ़ रहे होते हो। बस द थिंग इज कि अटेंडेंस वाली चीजों पे रिलैक्सेशन मिल जाती है। आपको वहां भी एग्जामिनेशन देने होते हैं, आपको 11th के एग्जामिनेशन देने होते हैं, 11th के सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, लैब रिपोर्ट देनी होती है। इट्स ऑल अबाउट रिलैक्सेशन एंड नॉन रिलैक्सेशन। सेम 12th में होता है। 12th में भी आपके प्रैक्टिकल होंगे, लैब रिपोर्ट होगी, असाइनमेंट्स होंगे, बट वहां रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होता है। डमी स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन इस चीज का नहीं होता कि किसने असाइनमेंट बनाया, किसने लैब रिपोर्ट खुद से बनाई है, बस इतने से रिलैक्सेशन है। और यहीं पे पूरा मेजर एक डिफरेंस आ जाता है टाइम का। मैं अगर आपको मोटा माटी बताऊं, अगर आप रेगुलर स्कूल करते हो या फिर नॉन स्कूल करते हो या डमी स्कूल करते हो, तो लगभग 50% का अंतर आ जाता है टाइम एलोकेशन का। मतलब रेगुलर स्कूल में अगर आपका जितना टाइम गया, डमी स्कूल में शायद आपका उससे सिर्फ आधा या उससे कम ही टाइम जाए। ये दोनों का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा सवाल है। सबसे पहले कौन से बच्चे नॉन स्कूलिंग कर सकते हैं? देखो, वो बच्चे जिनको
बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं झेल पाएंगे। सबसे पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन को, क्योंकि अगर आप 6 घंटे स्कूल जाते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आपकी ऑनलाइन कोचिंग है वो 4 घंटे की कोचिंग है, तो ये 10 घंटे होते हैं। 60 घंटे तो नॉर्मली सोओगे भी, तो 10 और 7 17 घंटे हो गए। मतलब सिर्फ 24 घंटे में आपके पास 7 घंटे और बचे हुए हैं आपकी सेल्फ स्टडी करने के लिए, ट्रैवल के लिए, खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए और जितने भी डेली एक्टिविटीज होती है। तो इन शॉर्ट डे बहुत पैक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने पैक शेड्यूल में कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो ना, तो शायद रेगुलर स्कूल के संग जेईई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप स्ट्रेस ले लेते हो, तीसरे नंबर पे अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि जो स्टडी एनवायरनमेंट में 10-11 घंटे से ज्यादा रह ही नहीं पाता, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी मिला के ही रेगुलर स्कूल में लगभग 14-15 घंटे की स्टडी करनी पड़ती है, जो आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो। फोर्थ नंबर पे अगर आप रिगोरस ऑफलाइन कोचिंग्स में एनरोल्ड हो, बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं कोटा की, सीकर की, दिल्ली की, वो बहुत लंबे क्लासेस लेते हैं। वहाँ क्लासेस सिर्फ 3 या 4 घंटे की नहीं होती, वहाँ 6 घंटे 7 घंटे की भी क्लासेस होती हैं। प्लस बहुत सारे रूटीन्स, असाइनमेंट्स वाली चीज़ें कोचिंग ही इम्पोज करती है, तो उस समय स्कूल को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए हो गया जो इस कैटेगरी में आते हैं। रेगुलर स्कूल कौन बच्चे कर सकते हैं? सबसे पहले वो बच्चे जिनको टाइम मैनेजमेंट आता है। सेकंड, उन स्कूल में जो बच्चे हैं जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने मेरे स्कूल का बताया था। अगर आपका स्कूल 75% अटेंडेंस के लिए मान जाता है, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो रेगुलर डमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे मैथमेटिकली आप समझ सकते हो कि रेगुलर स्कूल भी इतना बुरा नहीं है। थर्ड, अगर आपका स्कूल बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह के लिए पुश नहीं करता। फोर्थ, अगर आप एविड लर्नर हो, आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हो, आप स्कूल प्रिपरेशन पर टॉप अप करके जेईई प्रिपरेशन भी कर सकते हो, तो इन सारे केसेस में आप रेगुलर स्कूल ले सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर बहुत मेजर मेट्रो सिटीज़ या फिर नेशनल कैपिटल्स में रहते हैं या फिर स्टेट कैपिटल्स में रहते हैं, तो आप थोड़ा नॉन स्कूलिंग को अवॉइड करें एंड सीबीएसई बोर्ड में भी थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज सीबीएसई एंड गवर्नमेंट रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर दोनों साल हमने ऑब्जर्व किया गया है कि जो दिल्ली में नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे थे, उनके स्कूल्स को चेक किया गया, उनके एप्लीकेशंस को चेक किया गया, बहुतों का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है। एक ऐसा भी केस आया था जिस बच्चे की 99.9 परसेंटाइल थे जेईई मेन में, बट सिंस वो नॉन स्कूलिंग का बच्चा था, उसको नहीं दिया गया रिजल्ट क्लास 12 का और उसको रिपीट करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें के लिए भी केयरफुल हो जाना। प्लस एक और आपको एडवाइस देता हूँ कि अगर आप डमी स्कूल में जाना चाह रहे हो तो आप बाकी अदर बोर्ड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ रिलैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमें कौन सा लेना चाहिए भैया, वो मैंने आपको बता दिया है। मेरा अगर आपको सजेशन रहे कि अगर आप रेगुलर स्कूल ले रहे हो बिकॉज ऑफ योर कंडीशंस या फिर जो मैंने रिस्क बताए, आपको मैं एक मोटिवेशन दे दूँ कि आपका स्कूल ऑन एन एवरेज सारी छुट्टियां और संडे निकाल के 220 दिन खुलता है। इसमें अगर आप 75% अटेंडेंस को मेंटेन करोगे तो 165 दिन के लगभग ही आपको स्कूल जाना पड़ेगा। बाकी जो लगभग 200 दिन हैं आपके पास, वो पूरे आप नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे के जैसे ही हैं आपके पास। मतलब स्कूल अगर आप रेगुलर भी लेते हो तो ऐसा नहीं है कि 365 डेज आपको कम समय मिल रहा है पढ़ाई के लिए कंपेयर टू वो बच्चा जो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है। सिर्फ 165 डेज का डिफरेंस है। इसलिए मेरे बहुत सारे आईआईटी के फ्रेंड्स हैं जो रेगुलर स्कूल गए थे और जिनकी शायद मेरे से भी बेटर रैंक आई थी। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप इस चीज को कैसे परसीव करते हैं, आपका जो स्कूल है वो आपको कितना सपोर्ट करता है और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। साथ ही साथ अगर ऐसी कंडीशन में फंस रहे हो कि आपका स्कूल वैसी कैटेगरी का स्कूल है जैसा मेरा स्कूल था, लेकिन आपको नॉन स्कूलिंग नहीं करनी, तो बेटर है आप स्कूल चेंज कर दो जहाँ पे इन सारी चीज़ों के रिलैक्सेशन थोड़े ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर स्कूल करते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको रेगुलर स्कूल के साथ साथ कोई टाइम टेबल चाहिए जो इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही बहुत स्मूथ रखे, तो मैं वो एक वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। और जेईई से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता दो, हम आपको सारी चीज़ों के लिए रिप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी में तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ कि कैसे स्मार्ट तरीके से जेईई को क्रैक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।